हेलो, आप सभी को मेरा सुप्रभात। और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका। और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। हम आरंभ करते हैं आज शब्द शक्ति को मैंने इससे पहले मैं आपको व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत कर चुकी हूँ। तो पहला प्रश्न है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है। विकल्प है अर्थ की प्रतीति, शब्द की प्रतीति, विवेचन या विश्लेषण। तो इसका अर्थ है बच्चों अर्थ की प्रतीति, क्योंकि जब तक अर्थ की प्रतीति नहीं होगी तब तक शब्द शक्ति नहीं हो सकती। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्द शक्ति को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों शब्द शक्ति को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। इसका दूसरा विकल्प है वो ठीक है, वो सही है। इसके बाद हम चलते हैं आगे उसके। तो शब्द शक्ति के भेद इनमें से नहीं है। तो इसमें जो है विकल्प दिया है, पहला है अलंकार, दूसरा है अभिधा, तीसरा है लक्षणा और चौथा है व्यंजना। तो आप सभी को पता है कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तो तीनों भेद इनके हैं ही, और नहीं है तो केवल अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके समक्ष, शब्द शक्ति से ज्ञात होता है, यानी शब्द शक्ति से क्या ज्ञात होता है। अर्थ ज्ञात होता है, शब्द दोष ज्ञात होता है, काव्य गुण ज्ञात होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को विदित है कि शब्द शक्ति का मतलब ये है कि अर्थ की प्रतीति यानी अर्थ का ज्ञात होना। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षणा से क्या ज्ञात होता है। लक्षणा से क्या ज्ञात होता है, इसके लिए विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष। पहला विकल्प है भिन्नार्थ से मूल अर्थ का ज्ञान प्रदान करना, दूसरा है अपनी बात को सीधे कहना, तीसरा है लक्षण प्रकट ना होना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लक्षणा से ज्ञात है लक्षण प्रकट ना होना, ये तो रॉन्ग है। अपनी बात को सीधे कहना ये भी नहीं है। लक्षणा को तो घुमा फिरा करके कहते हैं ना, थोड़ा सा जैसे किसी व्यक्ति को कहना है कि मूर्ख हो तुम, तो उसको गधे का रूप दे दिया कि तुम गधे हो। तो व्यक्ति गधा नहीं होता, बल्कि उसमें गधे के लक्षण अर्थात मूर्खता के समक्ष उसको माना जाता है। तो इसका सीधा अर्थ हो जाएगा मुख्यार्थ का। अभिधा शब्द शक्ति बोध कराती है मुख्यार्थ का। अगला प्रश्न है, व्यंजना किसे कहते हैं। तो व्यंजना कहते हैं अर्थ में चमत्कार जो उत्पन्न कर दे उसे हम व्यंजना कहेंगे। एक और मैंने आपको बच्चों व्याख्यान भेजा था, वो था नाटक के तत्व। तो नाटक के विषय में बताया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी देख लीजिए। कि एक पहला प्रश्न आप इसमें मैंने नहीं लिखा है, परंतु मैं ऐसा सोच रही हूँ कि पहला प्रश्न आपका होना चाहिए, नाटक के कुल कितने तत्व हैं। तो जहाँ तक कुल कितने तत्व हैं, कुल शब्द आया है, तो उसमें आप उत्तर लिखिएगा 5। इसको आप अपनी उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में कि नाटक के कुल कितने तत्व हैं। तो आप उसका उत्तर लिखिएगा 5, ठीक है। और नाटक के तत्व देखिए 5 कौन कौन से हैं। वस्तु है, पात्र है, कथोपकथन है, देश काल है, शैली है, और कहीं कहीं पर 6 भी है। तो आप 6 भी लिख सकते हैं, उद्देश्य नहीं तो 5 ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नाटक के कितने प्रकार के नायक होते हैं। जो नाटक है उसमें जो नायक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें कुल 4 प्रकार के नायक होते हैं। फिर है धीर ललित नायक में क्या आता है, मतलब धीर ललित नायक है वो किसके अंतर्गत आता है। युधिष्ठिर के अंतर्गत आता है, या फिर दुष्यंत के अंतर्गत आता है, या राम आते हैं उसके अंतर्गत, या कोई नहीं। तो धीर ललित, धीर मतलब एक हो गया ना धैर्य धारण करने वाला, और ललित, ललित का मतलब हो गया कला से संबंध रखने वाला। यानी जैसे आपका हम इस पात्र की बात करें तो ये जो नायक हमारे समक्ष आता है वो आते हैं दुष्यंत। जब शकुंतला से दुष्यंत ने विवाह कर लिया था, इसके बाद वो अपने राज्य को लौट आए थे, तो धैर्य धारण कर रहे थे, और वो अपने ललित कलाओं में और सामाजिक और जो राजा का अपना कर्तव्य था और राजपाट चलाने में वो वहाँ पर व्यस्त हो जाते हैं। जब शकुंतला आती है और शकुंतला की अंगूठी खो जाती है, तो
हम जो है वो श्राप के कारण वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये सब कथा आपको पता ही है। तो इसका उत्तर होगा धीर ललित वाले का तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा दुष्यंत। एक प्रश्न बीच में छूट गया है आपका, धीरोदात्त नाम का उदाहरण है। धीरोदात्त नाम का जो उदाहरण है वो सब युधिष्ठिर, दुष्यंत, भगवान राम या कोई नहीं। धीरोदात्त नाम जो नायक होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, आदर्शवादी होता है और ऐसा नायक भगवान राम है। अगले चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अर्थ प्रकृति के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ प्रकृति के मुख्य 5 भेद होते हैं। तो इसमें आप निशान लगाइएगा 5। नाटक के नायक में सर्वश्रेष्ठ नायक पात्र कौन सा होता है? अभी अभी मैंने आपको इसका उत्तर बताया कि धीरोदात्त नाटक का पात्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसका उत्तर आएगा पहला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, नाटक में नायिका के कुल कितने वर्ग आते हैं? तो जिस प्रकार से नायक के 4 वर्ग आते हैं उसी प्रकार से नायिका के भी 4 वर्ग आते हैं। नाटक के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो देखिए मैंने पहले आपको कहा नाटक के कुल कितने तत्व होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये समझाया। दूसरा, अब नाटक के भागों की बात हो रही है तो नाटक के मुख्य 3 भाग माने जाते हैं। वो प्रश्न अलग है और ये प्रश्न अलग है। तो इस प्रकार से आपके नाटक का तत्व पूर्ण हुआ, शब्द शक्ति पूरी हो गई। तो अब आपको जब इसको आप अपने उसमें नोट कर लीजिएगा और आशा है कि आपके लिए ये कार्य मैं आपके लिए ये काम आएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।